आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर सुनेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट डील्स विथ चार्ज deals with charge at rest in its effect in the surrounding space of it। करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैट जो हमारा है वो आपका डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट, मतलब जैसे हमारे पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये रेस्ट में है, क्यू चार्ज है, ये आपका रेस्ट में है, और अगर हम इसी चार्ज को क्यू चार्ज को अगर मोशन में भी वेलोसिटी से मोशन में भेज दिए। अच्छा, वेलोसिटी हम लोग का कांस्टेंट है, यहाँ रेस्ट है मतलब वेलोसिटी आपका 0 है, यहाँ पर आपका भी कांस्टेंट है। और एक तीसरे तरीके से चार्ज का मोशन होता है जिसमें आपका चार्ज क्यू है और ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेशन से भी आपका वेरिएबल है, तो एक्सेलरेटेड मोशन हम इसको कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हम लोगों का कोई भी चार्ज रेस्ट में अगर है तो ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्षेत्र बनाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं ना। अगर रेस्ट में अगर है तो ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो अगर हम किसी भी चार्ज की स्टडी रेस्ट में अगर करते अगर हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। और चार्ज अगर रेस्ट में अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में बनता है ना। ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कह सकते हैं हम है कि आपका ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक। ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड पहला हो गया आपका। अगला में अगर हमारे पास चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन में अगर है तो इसमें हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और अगर मान लिया कि ये एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो ये अपने सराउंडिंग में, ये तो दोनों हाई है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड along with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें 3 तरह का है। तो हमारे पास देखिए कितना अच्छा से हम लोग बात देखा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में अगर है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और दूसरा कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और तीसरा जो हमारे पास है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बनाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कई तरह का होता है, ये जब आएंगे आप अपना चैप्टर पढ़िएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहाँ जा कर के इसको पढ़िएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो ये हम लोग का पहला चैप्टर हुआ इलेक्ट्रोस्टैट, जो है ना, डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स चार्ज एट रेस्ट इन इट्स इफेक्ट इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ इट, ठीक है। द रीज़न, अब जैसे कोई भी अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, जैसे हमने मान लिया ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, तो ये अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है और इसी फील्ड का हम लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहाँ तक, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, अगर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल को जहाँ तक हम ला करके रखें तो वो फोर्स को एहसास कर सकता है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे चार्ज को मान लिया कि हमने जो एक आर्बिट्रेरी दायरा इसका खींचा, ये है, तो यहाँ तक में इसको रखेंगे तो ये फोर्स एहसास करेगा, लेकिन यहाँ रखेंगे तो फील्ड इतना ही में है, तो ये फील्ड से बाहर है, तो यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एहसास नहीं करेगा। तो सपोज करो हम यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रख दिया Q, तो इसको फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं मिलेगा, यानी कि 0 होगा, फोर्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज ला करके रखेंगे यही वाला, तो यहाँ पर इसको फोर्स मिलेगा, यानी कि इस पर फोर्स 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो ये हो गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसको फोर्स मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखेंगे तो उसको फोर्स नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे कि द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस in the surrounding space of a charge, in the surrounding space of a charge body, of a charge body, charge body, in the surrounding space of a charge body, in which an other charges experiences force, experiences force called electric field, called electric field, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कह रहा है कि द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ अ चार्ज बॉडी इन विच एन अदर चार्जेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, तो यह कह रहा है कि किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में अगर हम लोग दूसरे चार्ज पार्टिकल को अगर रखेंगे तो वो एक फोर्स एहसास करेगा। तो वो रीजन जहाँ तक वो फोर्स एहसास करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर ऐड करके रखेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम मान लेते हैं उस चार्ज को Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर कोई हम दूसरा चार्ज ला करके रखेंगे, ठीक है, तो ये करेगा क्या कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं या रिपेल भी कर सकते हैं। एक तीसरा हम कोई चार्ज ला के यहाँ पर रख देते हैं, तो होता क्या है कि ये चार्ज जैसे अलग अलग तरह का चार्ज ला कर रखे, तो किसी चार्ज को ये अपनी तरफ खींचने लगा और किसी चार्ज को अपने से दूर करने लगा। तो यहाँ पर एक चार्ज जब दूसरे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आया तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आपका मिला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ये ऐसे हम लोग लिखिए, ऐसे यहाँ लिखिए, देन अ चार्ज बॉडी placed in the surrounding space of an other charge, then it will either experience a repulsive force or attractive force। यानी कि अगर एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के अगर कांटेक्ट में लेकर के जाए तो ये या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपेल कर देगा। तो वही बात हमने लिखा कि when a charge body placed in the surrounding space of an other charge, then it will either experiences a repulsive force or attractive force। तो on the basis of force of attraction, देखिए हम लोग जो अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने का तरीका अभी हम लोग अपनाए हैं, तो ये बिल्कुल हम लोगों का जैसे एकदम फाउंडेशन बैच है। अगर आपने बिल्कुल नहीं जानते हैं कुछ भी इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में, तो आपको ये चैप्टर आपके लिए कभी भी बोर नहीं करेगा। और जेई के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हुए तो हैं फाउंडेशन से
है ना, अपर लेवल तक जाएंगे। तो फाउंडेशन अगर अच्छा है अगर आपका, तो अपर लेवल भी पढ़ने में मज़ा आता है सबको। किसी का भी बेस अच्छा होता है तो आगे पढ़ने में हम लोगों को अच्छा लगता है, मन भी लगता है, वरना बोर हो जाते हैं अगर हम लोग का बेस ठीक नहीं है। तो ये फाउंडेशन बैच है, जो मैट्रिक से जस्ट पास होकर के निकलेंगे ये उनके लिए भी है, और जो 11th पास होकर के 12 में आए हैं जिनको अभी 12 देना है उनके लिए भी है। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अगर हम लोग ला के रखते हैं तो वो या तो आपका अट्रैक्ट होगा या तो फिर रिपेल किया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन charge is classified into two classes, two category. फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के आधार पर हम लोग अपने चार्ज को दो पार्ट में बांट सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इससे क्लियर हुआ कि हमारे पास दो तरह का चार्ज है, तीसरे तरह का चार्ज हम लोगों को मिला भी नहीं है। तो हमारे पास जो चार्ज है आपका, दो तरह का चार्ज है, ठीक है, दो तरह का चार्ज है। इसके ऊपर अगर हम लोग कोई ऐड करें, एक नोट करके याद रखिएगा, ऐसे छठा सातवां की ये बात है कि जैसे हम लोग चार्ज का पेयर किया, मान लें कि हमारे पास ये चार्ज है और ये चार्ज है, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, एक और हमारे पास है इसके ऊपर भी ये हमने दे दिया एक चार्ज, ये आपका दो चार्ज, और एक और हमारे पास ऐसा ही ले लेते हैं एक चार्ज, और ये हो गया हम लोग का दूसरा चार्ज। इसके ये दोनों चार्ज माइनस है, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक तरह के चार्ज हैं। तो एक तरह के चार्ज को जब एक दूसरे के पास लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हों चाहे वो दोनों निगेटिव हों, दोनों केस में आपका ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे। और आगे हम देखेंगे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि जो हम लोगों का सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, और दूसरा कि अगर एक जैसा चार्ज अगर है तो वो रिपेल करेगा, लेकिन डिसिमिलर चार्ज, तो हम लोग डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम लोगों का अलग अलग तरह का चार्ज अगर है, दोनों चार्ज का नेचर अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और अगर एक का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का भी पॉजिटिव है, या एक का नेगेटिव है दूसरे का भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे रिपल्सन फील होगा। तो हम लोगों को याद ये रखते हैं कि सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, है ना, डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये था हम लोगों का पहला पेज। थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते हैं, अगले पेज पर आते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को कुछ नया टॉपिक यहाँ से मिला क्या, और उसी को हम लोग वहाँ निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास है कि सिमिलर चार्जेज, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, यानी कि इसमें फोर्स आ गया। तो ये फोर्स निकलेगा कैसे, सवाल अब यहाँ पर ये आके फंसा। तो इस फोर्स को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट का हम लोग सहारा लेंगे, और वो साइंटिस्ट का नाम है कूलम्ब्स। यानी कि दो चार्ज के बीच में अगर हम लोगों को फोर्स निकालना है तो हम लोग को कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम आगे अपना हेडिंग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे अपना हेडिंग बढ़ाएंगे तो हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ का कूलम्ब्स लॉ, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज फॉर फाइंडिंग फोर्स बिटवीन
2 पॉइंट चार्जेज, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, यानी कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ, याद रखिएगा कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में ही 2 पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास है तब भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। तो इसका लिमिटेशन भी हम लोग तब समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का पहला यहीं पे लिख दिया, यूज फॉर फाइंडिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। इसका मतलब यह हो गया कि है ना, डज नॉट एप्लीकेबल, डज नॉट एप्लीकेबल, डज नॉट एप्लीकेबल, है ना, ये एप्लीकेबल नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी, डज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी, यानी कि हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, जैसे ये हमारे पास है एक चार्ज Q1 और एक दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, ये दोनों पॉइंट चार्ज है और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। तो यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, अगर मान लें कि हमारे पास चार्ज शीट है, ये चार्ज शीट है, तो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला इनके लिए नहीं है। हाँ निकालेंगे, ऐसा नहीं कि अब जैसे हम निकालेंगे फिर कैसे, मान लें कि एक हमारे पास शीट है और एक हम लोगों का डिस्क है, ये थोड़ा है, तो इनके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो फिर हम लोग कहेंगे कि तब फिर इनका निकलेगा कैसे, इसके सराउंडिंग में अगर दूसरा चार्ज अगर रहेगा तो कैसे फोर्स कितना लगाएगा वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग आइडिया यहाँ पर लेंगे, मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। लेकिन कूलम्ब्स लॉ से क्लियर है कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज अगर नहीं है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो यहाँ साफ याद रखिएगा, यूज फॉर फाइंडिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज डज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी अगर हमारे पास अगर है तो इसके लिए हम कह देंगे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पर अगर हमारे पास है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो जब एप्लीकेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो जब एप्लीकेबल नहीं है तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स का कोई मैथमेटिक्स से हमको निकलेगा, बस आगे चलिए तो हमको मालूम पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लिमिटेशन करके यहाँ से बोर्ड एक सवाल पूछता है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो लिमिटेशन में आप एकदम साफ शब्दों में लिख दीजिएगा कि ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो कोई दूसरा तरह का अदर चार्ज बॉडी के लिए क्या एप्लीकेबल है, तो कहेंगे नहीं एप्लीकेबल है, तो लिमिटेशन है इनका, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपने लिखा वहाँ पर कि एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज है, तो वही उसका लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में आप जब भी आपसे बोर्ड पूछेगा तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे कि ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, दैट इज, है ना, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी। ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो इसको हमको करने की नहीं, लिमिटेशन करके हमने ले लिया, या यहीं पे हम लिख देते हैं लिमिटेशन, जगह बढ़ाने की क्या ज़रूरत है कि नहीं, यहीं से ले लीजिए हम यहीं पे, ये तो ये आपका लिमिटेशन है, ये आपका लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन, हाँ लिमिटेशन है आपका। ठीक है, अभी हम लोग के यहाँ से निकालना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ है क्या। तो कूलम्ब्स लॉ को अगर हम डिफाइन करेंगे, तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे कूलम्ब्स लॉ से, तो हम यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इट स्टेट्स दैट, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इट स्टेट्स दैट, it states that the force between 2 point charges, the force between 2 point charges is directly proportional to the product of charge and inversely
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका लैंग्वेज में लिखा है, अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ लिख रहा है कि जब 2 पॉइंट, अगर कोलम्स लॉ के हिसाब से 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स आपका आता है वो आपका दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उनसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसको मैथमेटिक्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कीजिए तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। देखिए यहीं से आपका मैथमेटिक्स पकड़िए, कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, ये आपका 1 पॉइंट चार्ज है, इसको हम लोग मान लेते हैं Q1, और एक और पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q2, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं R। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसको हम मान लेते हैं इफेक्ट 1। और ये हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट तब करेंगे कीपिंग R कांस्टेंट, यानी कि R को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। दोनों को वेरिएबल रख करके आप अगर वर्क कीजिएगा तो यहाँ पर जैसे चार्ज कोई बदल रहे हैं, सेपरेशन में बदल रहे हैं, और जो चेंजिंग आ रहा है फोर्स में वो किसकी वजह से आ रहा है ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जब 2 चीज़ से इसको कनेक्ट, एक तो है हमारे पास 2 ही चीज़ है, एक चार्ज है और एक सेपरेशन है, तो एक काम ऐसा करते हैं ना कि एक बार चार्ज को वेरिएबल बनाते हैं, आर को फिक्स रखते हैं, देखते हैं कि फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, और दूसरा बार है क्या ना कि चार्ज को फिक्स रखेंगे और अब इसके बीच की दूरी जो सेपरेशन है इनको वेरी करके देखते हैं, तब देखते हैं फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो स्टेटमेंट कोलम्स लॉ ने जो अभी अपने स्टेटमेंट में पाया उसको हम मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 कीपिंग R कांस्टेंट, ठीक है, पहला इफेक्ट इसका। उन्होंने सेपरेशन को फिक्स रखा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जब बढ़ रहा था तो फोर्स बढ़ रहा था, और चार्ज का मैग्नीट्यूड जब घट रहा था तो फोर्स घट रहा था। तो इस आधार पर उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि फोर्स और चार्ज में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो फोर्स घटेगा। तो पहला। दूसरा जो स्टेटमेंट इनका पढ़िए तो एफ, यहाँ लिखा रहा है दूसरा स्टेटमेंट, देखिए कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, कह रहा है कि जो उनके बीच का सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r स्क्वायर। अच्छा ये वाला लगाएंगे तो कीपिंग Q1 इंटू Q2 कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर हम यहाँ पर Q1 इंटू Q2 को अगर कांस्टेंट अगर नहीं रखेंगे तो फिर कंफ्यूज करेंगे। तो उसी तरीक़ा से जैसे पहला वाले में R कांस्टेंट करके हमने देखा कि चार्ज का क्या रोल है, तो अब यहाँ चार्ज को कांस्टेंट करके देखते हैं कि आपका दूरी सेपरेशन का क्या रोल है। तो इंडिविजुअली हमने देख लिया, अब यहाँ इन दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट को कंबाइन करेंगे। तो बाय कंबाइनिंग these two individual effects we get f directly proportional to numerical value of Q1 numerical value of Q2 over R स्क्वायर। अब इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आ गया इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। ये आपका K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कहते हैं हम लोग इसको है कोलम्बियन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर K जो है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी called Colombian constant। Colombian constant। Its value is calculated
कैलकुलेटेड बाई गिवन बाई लिख दीजिए सबसे अच्छा, इट्स वैल्यू इज गिवन बाई, इट्स वैल्यू इज गिवन हाँ, इट्स वैल्यू, ओ सॉरी, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही के का वैल्यू कैलकुलेट किया गया। ठीक है, हियर इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ई आर जो हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। ई आर इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो के का वैल्यू जो निकाला गया, के का वैल्यू जो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और जो ई नॉट हमारे पास है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ई आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एसआई सिस्टम में, अच्छा ई आर जो हमारे पास है, पेज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पेज को चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ और बातें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जो ई आर है ना, यहाँ पर जो हम लोगों का ई आर है, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, और जब रिलेटिव परमिटिविटी है तो रिलेटिव परमिटिविटी ये मीडियम प्रॉपर्टी है, नोट करके याद रखिएगा, नोट करके याद रखिएगा। हाँ राइट, नोट करके एक बात याद रखिएगा, है ना, ई आर जो है आपका मीडियम प्रॉपर्टी है, मीडियम प्रॉपर्टी है, मतलब अलग अलग मीडियम के लिए ये अलग अलग होता है, मीडियम प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ई आर का वैल्यू जो एयर में अगर हम लोग बात करें, एयर में या फिर वैक्यूम में अगर हम बात करें तो वैक्यूम में इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, ई आर आपका मीडियम प्रॉपर्टी है। अच्छा, ई आर के बारे में पहला पॉइंट हमारे पास ये हुआ। दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ई आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी है ना, रेशियो ऑफ, ये जो होता है आपका रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये चलिए आगे चल करके हम प्रूफ कर देंगे कि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो क्या है। रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो जब ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, हेंस इट हैज़ नो यूनिट, इस वजह से इसका ना ही यूनिट होगा, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, क्योंकि अगर यूनिट नहीं है तो फिर डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है। तो अगर हम लोग का एयर के का वैल्यू के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर हमारे पास एयर अगर है तो एयर के लिए ये वैल्यू जो हो जाएगा, ये एयर में अगर बात करेंगे तो ईआर का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू रखेंगे 1। तो इसका वैल्यू अगर एसआई सिस्टम में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इन एसआई सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एसआई सिस्टम में, तो ये एसआई सिस्टम में होता है 9 × 10⁻⁹। अब रहा सवाल यूनिट का, तो यूनिट निकालने के लिए थोड़ा सा पीछे पेज पर हम लोग चलेंगे। पीछे पेज पर देखिए हमारे पास है के, इसी का है ना वैल्यू ये है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो के का जो वैल्यू है इसका यूनिट निकालिए, तो आप आर को ट्रांसफर कीजिए, तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और दो चार्ज का प्रोडक्ट नीचे लेकर के आ जाइए, तो फोर्स आर स्क्वायर बटा में कोलम्ब स्क्वायर। अब सबका यूनिट चिपका दीजिए, तो सबका यूनिट कितना आएगा, फोर्स का आ जाएगा न्यूटन, है ना, न्यूटन, और आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और दो गो चार्ज है तो इसका कोलम्ब स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया हम लोग का एसआई सिस्टम में। लेकिन सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें, सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू जो होता है 1। अब सबका यूनिट लिख लीजिए, तो न्यूटन का हमारे पास होता है कितना, डाइन ना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कूलम्ब होता है
ESU इसका यूनिट होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्क्वायर। तो ये था हम लोगों का K का वैल्यू। तो जब भी हम लोगों को दो चार्ज पार्टिकल के बीच का अगर फोर्स निकालना है तो कूलम्ब्स लॉ का हमको हेल्प लेना पड़ेगा, कूलम्ब्स लॉ से ही निकलेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक चार्ज बॉडी आया, जैसे हम लोग दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स निकाला, लेकिन हमको बेसिकली समझना पड़ेगा कि चार्ज है क्या। तो चार्ज, चूंकि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है, तो दो चार्ज बॉडी को तो हम समझ गए। और इन ये जो दो चार्ज बॉडी है, तो थोड़ा सा चार्ज बॉडी के बारे में भी हम लोग, कि किसी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है तो हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, या फिर हमको ये जानना है कि चार्ज कितने तरीके से हो सकता, कितना तरीके का। जैसे अभी हमने देखा दो तरीके का, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो नाम रखा इन्होंने, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव में जैसे नंबर की दुनिया से अगर आप जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सब लोग कहता है पॉजिटिव नंबर बड़ा है और नेगेटिव नंबर छोटा होता है। लेकिन अगर हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अगर कोई इसमें कंपेयर कराए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पर सिर्फ और प्लस और माइनस नेचर बताने के लिए किया गया है। वरना ऐसा मत कह देना कि पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, नेचर क्लियर करने के लिए दिया गया है, ना करके इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, नेचर अगर नहीं देते तो आप कैसे तय करते कि हमारे पास दो तरह का चार्ज होता है। तो इसी वजह से प्लस साइन और माइनस साइन रखा गया है नेचर क्लियर करने के लिए। वरना अगर ऐसे कोई कह दे +2 कूलम और -2 कूलम में बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो तुम +2 रुपये और -2 रुपये में कंपेयर करोगे तो तुम कहोगे +2 रुपये बड़ा है, -2 रुपये छोटा है। और वहाँ पे वो चार्ज है +2 और -2, यहाँ नेचर बता रहा है, ना कि वो उसमें से कोई बड़ा है या कोई उसमें से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब चार्ज का। तो पहला था हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग सीखे। अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है,